अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रोक और वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें अभी लास्ट लेक्चर में हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं और उसकी जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं। अब ये वाला एक डेविडसन का टेबल है, इसमें जस्ट ये है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर द कंसेप्ट कि हमने देखना है कि ये वास्कुलर लीजन है तो CT MRI हेल्पफुल होगा। हमने ये देखना है कि इस्केमिक है या हेमोरेजिक है तो CT MRI होगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो हेमोरेजिक होगा उसमें हाइपरडेंस वाइट कलर का आपको नज़र आएगा और इस्कीमिक में आपको ब्लैक नज़र आएगा। सीटी में सबरेक्नोइड हैमरेज तो नहीं है, तो इसके लिए हम सीटी और लंबर पंक्चर करते हैं और वो हम सबरेक्नोइड हैमरेज में देखेंगे कि इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सबरेक्नोइड हैमरेज है। और उसके बाद जो है हमें देखना है कि कार्डियक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म तो नहीं है, तो उसके लिए हमारी ईसीजी हेल्पफुल होती है और इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, फिर हमने देखना है कि वास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, लाइक फिर हमने उसके लिए हम कैरोटिड की डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं या एमआर एंजियोग्राफी करते हैं या कंट्रास्ट एंजियोग्राफी करते हैं। फिर हमने देखना होता है कि रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, तो उसके लिए सीबीसी है, ईएसआर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं और कोलेस्ट्रोल है, लिपिड लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है। हमने ये देखना है कि इसका कोई और कॉज तो नहीं है, तो ईएसआर और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि हमने ये इन्वेस्टिगेशंस क्यों करवानी है। एक्चुअली दिस टेबल शोज़ दैट। अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रोक की करनी होती है मैनेजमेंट। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट में जो जनरल मैनेजमेंट है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको उसे सांस नहीं लिया जा रहा, एयरवे हमने उसकी सबसे पहले चेक करनी है। तो परफॉर्म बेड साइड स्क्रीन एंड कीप पेशेंट नील बाय माउथ इज स्वेलविंग अनसेफ और एस्पायरेशन अकर्स। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है ना, उसके अंदर बहुत रिस्क होता है। तो उसने जो खाना पीना खाया होता है ना, वो कहीं उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, तो अब वो ये होता है कि वो एस्पिरेशन का रिस्क हो जाता है। तो आपने उसकी एयरवे देखनी होती है कि कहीं वो बिल्कुल साफ़ है ना, उसको कहीं एस्पिरेशन ना हो जाए, चोकिंग ना हो जाए। तो ये चीज़ चेक करनी होती है। फिर उसकी ब्रीदिंग चेक करनी होती है, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक चेक करना होता है, रेस्पिरेटरी रेट और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी होती है। फिर सर्कुलेशन हमने चेक करनी होती है, हमने कि उसकी पल्स, उसका बीपी जो है वो ठीक है। और उसके लिए हमने अगर उसको हाइपोटेंशन है तो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे उसकी। और इसके अलावा एंटी रिदमिक्स देंगे, आइनोट्रोपिक ड्रग्स देंगे जो हमारी ज़रूरत होगी। मतलब हमने एबीसी मेंटेन करनी है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। उसके बाद क्या है, हाइड्रेशन। अगर पेशेंट को साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है तो हम उसको पारेंटरली फ्लूइड्स देंगे या फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू देंगे। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन है वो हमने उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर लेना है, उसको हमने सप्लीमेंट्स देने हैं और जो है उसको फीडिंग फॉर द नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब देनी है। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हमारी 9, 10, 11, 12 नर्व्स अफेक्ट हो रही हैं, गैग रिफ्लेक्स इम्पेयर है, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसकी पेशेंट को एनजी ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये चीज़ आ जाती है। फिर मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशंस ये हैं कि अगर जो है उसको हमने देखना है कि कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, उसको हमने उसके रूट्स सेट करने हैं। फिर ब्लड प्रेशर है कि हमने उसकी जो है वो उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। और ये एक चीज़ होती है कि हमने उसका बीपी अगर बहुत हाई हुआ हुआ है ना, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो हमने उसकी इतनी जल्दी जो है वो बीपी लो नहीं करना होता कि जल्दी जल्दी एंटी हाइपरटेंसिव दो, उसका बीपी डाउन करो क्योंकि हाइपरटेंसिव है। नहीं, हमने उसको स्लोली करना होता है क्योंकि इट मे रिड्यूस द सेरिब्रल परफ्यूजन। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल के अंदर लेके आना होता है। ठीक है, फिर अगर हमें लग रहा है कि उसको डायबिटिक पेशेंट था, हमने हिस्ट्री ली, हमें पता चला ये तो डायबिटिक पेशेंट था, तो हमने उसकी ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, और उसको हमने मॉनिटर करना होता है और हाइपर हाइपोग्लाइसीमिया दोनों को हमने नॉर्मल रेंज में रखना होता है। फिर टेम्परेचर, अगर पेशेंट को फ़ीवर है तो हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है और उसकी कॉज को ट्रीट करना होता है, एंटीपायरेटिक्स देने होते हैं। और फिर हमारा है प्रेशर एरियाज़। ठीक है, कि अगर पेशेंट जो है वो क्योंकि बेड रिडन है ना, तो उसकी हमने प्रेशर एरियाज़ को देखना होता है। ठीक है, कि प्रेशर सोर्स ना उसको बन जाए, क्योंकि बेड पे लेटा हुआ है, तो उसके ट्रीट करने हैं, इन्फेक्शंस, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, प्रेशर रिलीविंग मैट्रेसेस यूज़ करने हैं और उनकी पोजीशन जो है उसकी मतलब चेंज करते रहना है, उनको घुमाते फिराते रहना है बेड के ऊपर, एक जगह बिल्कुल एक एक पोजीशन पे नहीं रखना। फिर इनकॉन्टिनेंस, कि हमने उनकी बाउल और ब्लैडर केयर करनी है, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, इनको उनके ट्रीटमेंट करनी है। और
उसके बाद हमने जो है मोबिलाइजेशन के अवॉइड बेड रेस्ट, तो ये एयर पे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, टेम्परेचर को कैसे करना है, प्रेशर एरियाज, इनकॉन्टिनेंस मतलब ब्लैडर एंड बाउल केयर, एंड मेडिकेशंस, मोबिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज़ द जनरल मैनेजमेंट फॉर स्ट्रोक पेशेंट। अब आ जाता है कि हमने उसकी इस्कीमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो अगर पेशेंट आपके पास 4.5 आवर्स के अंदर अंदर आया है तो आपने उसको क्या देना है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ठीक है, और ये जो है ना आपने देना है। अगर 4.5 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आपने एस्पाइरिन देनी है। ठीक है, तो ये हमारी है इफ़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है, आपने सीटी स्कैन करवाया, आपको वहाँ पर जो है वो आपको वहाँ पे वाइट कलर का डेंस एरिया नज़र आ गया, आपको पता चल गया ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है, तो आप कोई टीपीए कोई एस्पाइरिन नहीं दोगे। ठीक है, तो टीपीए के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो आपने माइंड पे रखने हैं कि स्ट्रोक का पेशेंट तो है बट यू विल नॉट गिव टीपीए। लाइक पेशेंट को जो है वो हेड का ट्रॉमा हुआ था। ठीक है, उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन की हिस्ट्री है, उसको जीआईटी ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, या मेजर सर्जरी उसकी हुई है, या इस तरह से। तो ये चीज़ें मेजर होती हैं कि जिनको आपने देखना होता है, और फिर आपने जो है वो थ्रोम्बोलाइसिस इन लोगों की नहीं करनी होती, टीपीए नहीं करनी होती। ठीक है, देन इज़ हेपरिन। ठीक है, ये रिकरेंट इस्कीमिया और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को कम करती है और हेमरेज के रिस्क को जो है ना ये ज़्यादा करती है। तो वैसे ये इतना ज़्यादा जो है हेपरिन जो है वो यूज़ नहीं होती। तो हमारी जो थ्रोम्बोलाइसिस है ना वो मेन ट्रीटमेंट है स्ट्रोक की। ठीक है, 4.5 आवर्स के अंदर आया पेशेंट तो टीपीए करना है। अगर पेशेंट जो है वो 4 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो हमने उसको एस्पाइरिन देनी है। ठीक है, तो एक्यूट में हम सबसे पहले लिखेंगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एयरवे प्रोटेक्शन, ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स उनको हम देंगे। और फिर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है, मैंने आपको बता दी कि 4.5 आवर्स को देखते हुए आपने करना है। ठीक है, और किस केस में आपने वो नहीं देना, ये वाली एंटी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आपने किस केस में नहीं देनी और किस केस में देनी है। ठीक है, ये भी माइंड में होना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से टीपीए की वजह से ना इंट्राक्रैनियल हैमरेज का चांस बढ़ जाता है, तो वो आपने ज़रूर देखना होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है कि आपने एंटी प्लेटलेट थेरेपी देनी होती है, जिसमें भी है एस्पाइरिन, जो कि आपने इस्कीमिक स्ट्रोक के इमीडिएटली आपने स्टार्ट कर देनी होती है, डेली 75 एम जी की। ठीक है, पहले 300 एम जी की, फिर 75 एम जी की। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ होती है कि आप ना 300 एम जी की तो स्टार्ट करनी है, लेकिन 14 डेज़ के बाद आपने उसको 75 एम जी पे लगा देना है। ठीक है, और ताकि उसकी रिकरेंस ना हो, तो उसके साथ आप जो है क्लोपिडोग्रल ऐड कर सकते हो, या डायपेरामेडोमोल जो है ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कैरोटिड ड्रॉपलर किया और उसमें आपको नज़र आया कि जी कैरोटिड आर्टरी में प्रॉब्लम थी, तो आप कैरोटिड एंडरेक्टमी करते हो, एंडार्ट्रेक्टमी करते हो। इसमें आप क्या करते हो कि आर्टरी को खोल के ना उसकी रीवेस्कुलराइजेशन सर्जरी करते हो। तो ये आपने तब करनी होती है जब स्टेनोसिस जो है वो 70 to 99% है और सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसके अंदर आपने करनी होती है। फिर ये करने के बाद आप जो है उसको एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे लगा देते हो, जिसमें वी हैव द सिम्वास्टेटिन। ठीक है, अगर 75 ईयर से ज़्यादा है और ये सिम्टोमेटिक पेशेंट है विद स्टेनोसिस, तो उसमें भी आप ये करते होते हो। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों को करने के बाद मतलब सपोर्टिव थेरेपी भी आपने कर ली, आपने जो है जो है ये वाली भी थेरेपी कर ली, एंटी प्लेटलेट थेरेपी जो है एस्पाइरिन दे दी। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कैरोटिड रीवेस्कुलराइजेशन का भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपने बाकी चीज़ों को देखना होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया बाय थायराइड एस इनहिबिटर्स, अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना है, लिपिड्स है तो उसको कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का पेशेंट को समझा के भेजना है कि स्मोकिंग सीजेशन करनी है, सॉल्ट इंटेक को कम करना है, फ़ैट इंटेक कम करनी है, अल्कोहल कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है। तो ये सारी चीज़ें समझा के भेजनी होती हैं हमने उसको।
समझ आई आपने। सबसे पहले जनरल केयर कैसे करनी है पेशेंट की, उसके बाद एंटी प्लेटलेट थेरेपी कैसे देनी है, 4.5 आवर्स का आपने ध्यान रखना है। फिर कार्डियक जो है कैरोटिड एंड्रेक्टमी किस किन पेशेंट्स में करनी है, और फिर रिस्क फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इसकी मैनेजमेंट लिखोगे। देन इज़ हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक हमने पढ़ा था कि दो तरह का होता है, एक इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होता है और सब अरेक्नॉइड होता है। इनको जल्दी से देखेंगे। देखिए, अगर ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर कोई ब्लड वेसल रप्चर कर गई है, उसको कहते हैं इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। इसका जो रिस्क फैक्टर होता है दैट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स होंगे हाइपरटेंशन के, उनके अंदर ये होता है। दूसरे फैक्टर्स में जो मेन आपने याद रखनी है कि वो एंटी कोगुलेशन थेरेपी ले रहे होंगे, ठीक है। यंगर में मोस्ट कॉमन कोकेन यूज़ है। क्लिनिकल फीचर्स में सब कुछ वही होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगी कि उसका आईसीपी रेज होगा। और आपके पास हेमोरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स हमेशा आपको कोमाटोज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ मिलेंगे, ठीक है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है ना, वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके होगा, या इस तरह से ना। हेमोरेजिक स्ट्रोक के तो आपके पास आएंगे और बेहोश हुए होंगे तकरीबन, ठीक है। उसके बाद ना हम उनकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट उसी तरह करेंगे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, जिसमें आपको हाइपरडेंस वाइट कलर का नज़र आ जाएगा। एमआरआई है, एंजियोग्राफी टू रूल आउट द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। फिर मैनेजमेंट वही है, एबीसी वगैरह। फीवर को कंट्रोल कर लिया, हेड ऑफ बेड एलिवेट कर दिया, और कोगलोपैथीज जो उनको रिवर्स कर दिया, ठीक है। बीपी कंट्रोल कर लिया, और एंटी सीजर प्रोफ्लेक्सिस दे दिए, सर्जिकल डिकम्प्रेशन कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सब अरेक्नॉइड हेमरेज की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बता देती हूँ कि मोस्ट कॉमनली बेरी एनोरिज्म की वजह से जो है ना, जो बना होता है जिन लोगों के अंदर, उनके अंदर सब अरेक्नॉइड हेमरेज हो जाता है। और बेरी एनोरिज्म का इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब अरेक्नॉइड हेमरेज। इसको हम सेकुलर एनोरिज्म भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली जो एंटीरियर सर्कुलेशन होती है ना, वहाँ पे ये होता है, ठीक है। इसके कॉजेज़ में वी हैव, मतलब एसोसिएटेड होती है अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग के साथ, एहलर-डैनलोव सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर एंटीरियर सर्कुलेशन में मोस्ट कॉमनली बेरी एनोरिज्म्स होते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन सबअरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर याद रखने वाला है दैट इज़ वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। थंडर क्लैप हेमरेज हेडेक भी उसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पेशेंट कहता है ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना हेडेक हुआ है। और जो है ना, इसमें मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस आ रहे होते हैं, जो हमने मेनिंजाइटिस में भी इसको रूल आउट किया था कि नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग आ रही होगी। थर्ड नर्व पाल्सी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस जो है वही होगा, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन विच इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट। उसमें आपको ब्लड नज़र आ जाएगा इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, 12 घंटे के अंदर अंदर आप अगर सीटी स्कैन करवाओ तो फिर आपको वो नज़र आएगा। 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर आप करवाओगे तो उसमें जो मेन फाइंडिंग आपको मिलेगी दैट इज़ ज़ेंथोक्रोमिया, के वहाँ पे आरबीसीज जो इतनी देर के पड़े हुए थे, वो क्योंकि अब आरबीसीज ब्रेक डाउन हो गए होंगे, ब्लड जो है वो 12 घंटे के बाद ब्रेक डाउन होगा, तो उसकी वजह से येलो कलर आ जाएगा। तो दैट इज़ ज़ेंथोक्रोमिया विच इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ लंबर पंक्चर। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस वही हैं, वैसे सीटी स्कैन हो गया और लंबर पंक्चर हो गया। 12 घंटे का डिफरेंस याद रखना है। 12 घंटे से पहले सीटी स्कैन, 12 घंटे के बाद लंबर पंक्चर, ठीक है। बाकी वही है, हमने जो है वो रूल आउट करने के लिए सोर्स वगैरह, उसके लिए हमने एमआरआई करवा लिया, सेरेब्रल एंजियोग्राफी करवा ली टू लुक फॉर एनोरिज्म्स एंड मेलफॉर्मेशंस, बेसलाइन पीटी, एपीटीटी, आइनर करवा लिया, ग्लूकोज लेवल करवा लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज़ होती है कि जो हमारा है मेनिंजाइटिस से हमने कैसे रूल आउट करना है। तो जो मेनिंजाइटिस होता है ना, उसमें ना क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो डब्ल्यूबीसीज़ और आरबीसीज़ की रेशो जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, जबकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आरबीसीज़ की जो रेशो होती है ना, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी आरबीसीज़ इज़ 1 डब्ल्यूबीसी फॉर एवरी 500 to 1000 आरबीसीज़। तो ये एक है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाय रेशो, ठीक है।
उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले हमने लोकलाइज़ करना है कि ब्लीडिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो हमने एंजियोग्राम करवाना है टू लोकलाइज़ द ब्लीडिंग। उसके बाद क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है हाइपरटेंशन की वजह से इसका मोस्ट कॉमनली होता है, तो हमने ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करना है। इसमें जो एमसीक्यू भी आपका है कि इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निमोडिपीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब वहाँ से वेसल लीक होगी, ब्लड बाहर आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंपनसेटरी वेज़ोस्पैज़म होगा। ठीक है, तो वेज़ोस्पैज़म की वजह से फिर से स्ट्रोक हो सकता है, इस्कीमिक स्ट्रोक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। ठीक है, जिसमें वी हैव निमोडिपीन। तो ये चीज़ आ जाती है। 60 mg की हम देते हैं। फिर उसके बाद हमने सीज़र प्रोफिलैक्सिस भी करनी होती है बाय फिनेटोइन। उसके बाद जो हमारी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है वो ये होती है कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो जो एनोडिज्म बना होता है ना, उसको हम सर्जिकली क्लिप कर देते हैं, मतलब उसको ऐसे क्लिप कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि वो जो एनोडिज्म बना हुआ है उसके अंदर हम प्लैटिनम कॉइल इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, एक सर्जिकल क्लिपिंग है एनोडिज्म की और दूसरी क्या है, प्लैटिनम कॉइल हमने इंसर्ट कर दिया है। तो ये हमारी जो है ना अ, होती है। और फर्स्ट चॉइस हमारी जो इन दोनों में है, सर्जिकल क्लिपिंग और प्लैटिनम कॉइल में, दैट इज़ प्लैटिनम कॉइल। इसी तरह अगर पेशेंट को आईसीपी रेज़ हुआ हुआ है उसका, तो हम क्या करेंगे, उसका जो है उसको मैनेटोल देंगे। ठीक है, या फिर उसको जो है वो पेरिटोनियल शंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है, हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने होते हैं, हमने उसको निमोट्रिप्टीन की फॉर्म में, ठीक है, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस करनी होती है और सर्जरी करनी होती है। ठीक है, तो समझ आई आपको कि इंट्राक्रैनियल हैमरेज जो है वो हमारा जो है वो होता है मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन की वजह से, ओल्डर पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो है दूसरे कॉजेज़ में भी हैव एवी मेलफॉर्मेशंस, माइलॉइड एंजियोपैथी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ब्रेन ट्यूमर्स। ठीक है, मोस्टली ये बेसल गैंग्लिया में, पॉन्स में, सेरिबेलम या कॉर्टिकल एरियाज़ में होता है। अब्रप्ट ऑनसेट होगा, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आएगा, इस इंक्रीज आईसीपी के साथ आ सकता है। तो हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीटी स्कैन वगैरह के साथ और लंबर पंक्चर के साथ कोagulation प्रोफाइल, प्लेटलेट लेवल चेक करवा लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, आईसीयू में शिफ्ट किया, एबीसी वगैरह मेंटेन की, बीपी रिडक्शन किया। ठीक है, ग्रेजुअली बीपी करना होता है, रिवर्स इतनी जल्दी नहीं करना होता। और उसके बाद हमने जो है उसकी बेड की एलिवेशन की, उसकी पेन कंट्रोल की, मैनिटोल दिया फॉर आईसीपी, और इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, सीएसएफ ड्रेनेज, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद सब एराक्नोइड हैमरेज का मैंने आपको बताया। बैरी एनेरिज्म आपने याद रखना है, विच इज़ एट द मोस्ट कॉमनली बाइफर्केशन ऑफ आर्टरीज सर्कुलर विलस। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सब एराक्नोइड हैमरेज इज़ बिकॉज ऑफ द बैरी एनेरिज्म, ट्रॉमा, एवी मेलफॉर्मेशंस। फर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ पेशेंट कहेगा सडन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस होंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी एसोसिएटेड होगी और ये सब कुछ। ठीक है, दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट स्ट्रोक एंड हाउ वी विल मैनेज दैम। एपिलेप्टिक सीजर्स हैं, उसके लिए हम कैसे करेंगे, एंटी कन्वर्जेंट्स देंगे। अगर पेशेंट को साथ में डिप्रेशन और एंजाइटी है तो एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। अगर पेनफुल शोल्डर है तो फिजियोथेरेपी करेंगे। और अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स और फिजियोथेरेपी देंगे। कॉन्स्टिपेशन है तो अप्रोप्रिएट जो है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर यूरिनरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। प्रेशर सोर्स हैं तो प्रेशर रिलीविंग मैट्रेसेस यूज़ करेंगे। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के साथ आ रहा है तो एंटीकोगुलेशन थेरेपी करेंगे। ये जो टेबल है 26.3, इसमें डीडीज़ लिखे हुए हैं स्ट्रोक के, ये आपने याद कर लेने हैं कि स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, फंक्शनल हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल में क्या है, कोई ट्यूमर्स, हीमाटोमा, और इसके अलावा कोई एब्सेस। ठीक है, मेन चीज़ें हैं। फंक्शनल में क्या है कि कोई ट्यूमर, कोई मैस तो नहीं है लेकिन किसी और वजह की वजह से जो है ना हो रहा है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, माइग्रेन, सीजर्स, इंसेफेलाइटिस, मीनियर्स डिजीज़, मिमिकिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द थिंग। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्ट्रोक है या स्ट्रोक के अलावा कोई चीज़ है। तो स्ट्रोक जो है वो हमेशा सडन होगा। ठीक है, प्रोग्रेशन इसकी जो है वो रैपिड होगी। स्वेरिटी जो है वो भी इसकी अनइक्विवोकल होगी। और
हेमिस्फेरिक पैटर्न होगा, मतलब हाफ साइड ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होगी। जबकि स्ट्रोक मिमिक्स जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता होंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे और उनमें नॉन स्पेसिफिक पैटर्न होंगे, लाइक डिलीरियम, मेमोरी लॉस या बैलेंस डिस्टर्बेंस के साथ आएंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्ट्रोक में अनकॉमन होती है, लेकिन हेमोरेजिक में जो है ना मोस्टली स्ट्रोक होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। या आपने टेबल कर लेना है इंडिकेशंस ऑफ सीटी इन द एक्यूट स्ट्रोक, कि जो पेशेंट्स एंटीकोगुलेशन पे होंगे, जो रिपरफ्यूजन जिनकी हमने करनी है, थ्रोम्बोलिसिस करनी है उनके लिए, और जिनका कॉन्शियस लेवल ख़राब हो रहा है या जिनको सस्पेक्टेड है कि सेरिबेलर हीमाटोमा होगा, तो उस केस में हमने सीटी एमआरआई करवाना है। तो स्ट्रोक की डायग्नोसिस होती है तो हम न्यूरो इमेजिंग करवाते हैं, उसमें देखते हैं स्ट्रीमिक है या हेमोरेजिक है। अगर इस्कीमिक है तो हम देखते हैं कि हमने रिपरफ्यूजन करवानी है या नहीं। अगर हम करवा सकते हैं तो फिर आईवी थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे या थ्रोम्बेक्टमी करेंगे। अगर नहीं करवा सकते तो फिर एस्पारिन देंगे, ठीक है। और ये वाला टेबल आपने जस्ट देख लेना है, कॉजेज़ एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्यूट स्ट्रोक इन द यंग पेशेंट्स, कि यंग पेशेंट्स में कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये रिमेनिंग है। वो था ना कि हम आईवी थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे और फिर उसको एक्यूट स्ट्रोक के लिए केयर यूनिट में भेज देंगे, और जो हेमोरेजिक वाला होगा उसमें जस्ट हम कोगुलेशन एब्नॉर्मेलिटी को रिवर्स करके उसको भेज देंगे। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है ना तो हमने देखना है कि वो ईसीजी पे अगर हमें एट्रियल फिब्रिलेशन मिलती है तो हम इको भी करवाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे और कार्डियोवर्जन और एंटी रिदमिक ड्रग्स देंगे। अगर ईसीजी पे हमें एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं मिलती, हमें साइनस रिदम मिलता है, तो फिर हम एट्रियल एंटीप्लेटेड ड्रग्स एस्पारिन वगैरह देंगे, ठीक है। और अगर जो है कैरोटिड डुप्लेस हमने करवाया, स्टेनोसिस नज़र आई है, तो कैरोटिड एंड्रेक्टमी और अगर हेमोरेजिक है तो हम बीपी लोअर करेंगे। और इन सब में हमने जो एंटीकोगुलेशन थेरेपी देनी होती है। लाइफस्टाइल चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी होती हैं हेमोरेजिक में। इसके यूक्यूज़ देख लें। अब 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल, नाउन केस ऑफ रिमेटिक हार्ट डिजीज़, प्रोफिलैक्टिक इंजेक्शंस लगवा रही थी उसके लिए। अब ईआर में आई है सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस इन राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो वीकनेस जो है ना ये आपको बता रही है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। और हिस्ट्री है उसको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ की। तो अब हमें क्या मिला है, माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर एट द माइट्रल एरिया। सो दिस इज़ एम्बोलिक स्ट्रोक ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में आपको पता है ना वो हमारा माइट्रल स्टेनोसिस हुआ होता है, तो ये जो है माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से क्या हुआ था, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ था और उसकी वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक हो गया अब, ठीक है। तो ये वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने पूछी हुई हैं, तो यू विल डू द सीटी स्कैन ब्रेन, जो सबसे पहले आप इस्कीमिक और एम्बोलिक को डिफरेंशिएट करवाने के लिए करोगे। मोस्ट एक्यूरेट इज़ एमआरआई। देन आप बाकी चीज़ें करवाओगे जिसमें सीरम लिपिड प्रोफाइल है, और डायबिटीज़ के लिए ग्लूकोज लेवल, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एमआरआई एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी, पीटीए पीटीटी टू रूल आउट द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जनरल लिखोगे, वो जो हमने पूरा एक डेविडसन का टेबल किया था ना जनरल वाला, वो लिखोगे। फिर स्पेसिफिक में आप 4.5 आवर्स का ड्यूरेशन देखोगे। 4.5 आवर्स से कम है तो टीपीए, अगर ज़्यादा है तो एस्पाइरिन। और उसके बाद आप कैरोटिड एंडेक्टमी करोगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। और उसके बाद आप जो है वो जो है एंटी प्लेटलेट थेरेपी उसको देते रहोगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि एस्पिरिन आपने कैसे देनी है क्लोपिडोग्रल के साथ, और फिर आप बाकी चीज़ों को रूल आउट करके उनको फैक्टर्स को जो है ना उनका ट्रीटमेंट करोगे जनरल जो करते हैं, ठीक है। फिर से देखें, 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल, नाउन पेशेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, सडन वीकनेस ऑफ राइट साइड द बॉडी और इरेगुलर पल्स, और साइंस ऑफ अपर मोटर राइट साइड, और सीटी स्कैन में हाइपोडेंस एरिया मिला है। तो हाइपोडेंस इज इस्कीमिया, इस्कीमिक स्ट्रोक, दिस इज़ अगेन द एम्बोलिक स्ट्रोक। और सिंगल मोस्ट इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन, सॉरी, सिंगल मोस्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ सीटी स्कैन, ठीक है। और
अच्छा नहीं, यहाँ पे सीटी स्कैन नहीं है। सिंगल मोस्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडेड व्हाई, तो आपने बताना है कि इसमें इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे टू रूल आउट द कार्डिक सोर्स सच एज एंडोकार्डाइटिस और एट्रियल मैक्सोमा और कार्डिक थ्रोम्बोई एंड ईसीजी मस्ट बी डन इन ऑल सीवियर पेशेंट टू रूल आउट एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इकोकार्डियोग्राफी विल बी हेयर और उससे हम उसको बताएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट इसकी क्या होगी, 4 स्टेप्स आपने बताने हैं कि सबसे पहले जनरली आप सारा कुछ करोगे, उसके बाद आपकी थ्रोम्बोलिटिक और एंटीप्लेटलेट थेरेपी है और उसके बाद कैरोटिड एंडरेक्टमी है और फिर आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, तो उसके बाद 45 इयर्स ओल्ड पेंटर है और उसको जो है वो उसका हाथ से जो है ना ब्रश एकदम से गिर गया, वीकनेस ऑफ राइट अपर लोअर लिम्स है, ड्रूपिंग आईलिड्स है और प्यूपिल जो है वो नहीं रिएक्ट कर रहा लाइट से, टेंडर रिफ्लेक्सेस जो है वो ब्रिस्क हो गई हैं राइट एंड अपर और राइट प्लांटर रिफ्लेक्सेस टेंटर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल द वीकनेस जो है ना, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, और इसके बाद ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स और लेफ्ट प्यूपिल डायलेटेड नॉट रिएक्टिंग टू लाइट, दिस ऑल इज़ शोइंग दैट कि यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से ना कोई नर्व इफेक्ट हो रही है एंड दैट इज़ थर्ड नर्व पाल्सी। ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी मोस्टली। और फिर इन्वेस्टिगेशंस आप लिखोगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो दैट इज़ सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन बेस्ट इनिशियल, एमआरआई मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो इस्कीमिक के लिए मैंने आपको बताया था कि 4.5 से कम है तो टीपीए, 4.5 से ज़्यादा है तो एस्पिरिन। ठीक है, तो ये चीज़ है। Again this question, 23 years old, flaccid paralysis, right sided, pulse irregularly, irregular faint murmur. So this is the right side की weakness हो गई है और irregularly irregular pulse है. This is again the embolic stroke, some kind of मतलब atrial fibrillation की वजह से. ठीक है, और what do you think is the most likely cause of paralysis is embolic stroke? Definitive test is CT scan. Definitive test for heart problem, echocardiography. How would you prevent the stroke in patients with such disease? तो hypertension, vital monitoring, ECG, antiplatelet drugs and follow-up, lipid lowering drugs और anticoagulant therapy और carotid endarterectomy and angioplasty। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने ये जो इसकी स्ट्रोक के लिए करना होता है ना, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर आप रूल आउट करते हो स्ट्रोक का पेशेंट है। ठीक है, ये आपने फिगर्स देख लेनी है, मेरे पास अब टाइम नहीं है वरना मैं आपको दिखा देती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोक।